नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपना प्रोनाउन का कंप्लीट चैप्टर शुरू किया था और इससे पहले प्रोनाउन के इस चैप्टर की 2 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो सबसे पहले जाकर आप उन दोनों पार्ट्स को देख लीजिए प्रोनाउन के, उसके बाद इस लेक्चर को देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अपने प्रीवियस लेक्चरों में हम पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं वो डिस्कस कर चुके हैं और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं ये दोनों डिस्कस किए थे और हमने डिस्कस किया था कि इन पर एग्जाम में एरर कैसे पूछी जाती हैं। चलो आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं और एग्जाम में इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं और इनसे एरर या क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये डिस्कस करने से पहले हम इन दोनों वर्ड में डिफरेंस डिस्कस करते हैं, यानी कि इट एपोस्ट्रोफी एस वर्सेस इट्स। ये दोनों वर्ड इट एपोस्ट्रोफी एस ये क्या होता है? ये आपका होता है इट इज। इट इज यानी कि इट यहां पर क्या होगा? आपका सब्जेक्ट होगा और ये क्या होगा? प्रोनाउन होगा। और इज क्या होगा? आपका लिंकिंग वर्ब होगा। यहां पर इज यहां पर लिंकिंग यानी बी की फॉर्म क्या है? वो लिंकिंग वर्ब की तरह से कार्य करती है जब ये मैन वर्ब होती है। और ये क्या होता है? ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, यानी कि जब इट्स यूज होगा तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा और इसके बाद एक नाउन जरूर होगा सेंटेंस में। अब ये क्या है? ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ये जो है इसकी इट इज की शॉर्ट फॉर्म है। जैसे मैं कहूं कि कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? ऐसे कांट लिख सकता हूं। ये जैसे कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म कांट होती है, ऐसे ही इट इज की शॉर्ट फॉर्म इट एपोस्ट्रोफी एस होती है। अब इन सेंटेंस को देखिए। सबसे पहला सेंटेंस इट्स ऑगस्ट। इट्स ऑगस्ट। अब देखिए इसमें क्या होगा? इट्स क्या है आपका? इट्स आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है और ऑगस्ट क्या है आपका? ऑगस्ट आपका क्या है? आपका नाउन है। अब ये बताइए कि और के एक एडजेक्टिव एक नाउन की विशेषता बता सकता है। ये आपका एक कंप्लीट सेंटेंस है। अब ये बताइए क्या कोई सेंटेंस ऐसा हो सकता है जिसमें वर्ब न हो? क्योंकि बिना सब्जेक्ट और वर्ब के पेयर के सेंटेंस का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कोई सेंटेंस नहीं हो सकता जिसमें वर्ब न हो, इसलिए आपका यहां पर इट्स नहीं होगा, ये होगा आपका इट इज, यानी कि इट एपोस्ट्रोफी एस होगा, तभी सेंटेंस ये बनेगा इट इज ऑगस्ट। इट इज ऑगस्ट। इट इसमें सब्जेक्ट होगा, इज आपकी लिंकिंग वर्ब होगी और ऑगस्ट क्या होगा? ऑगस्ट आपका इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होगा। जब भी लिंकिंग वर्ब मैन वर्ब की तरह से कार्य करती है तब उसके पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं। ये बातें हम प्रीवियस लेक्चरों में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो सबसे पहले लेक्चर 1 से देखना की शुरू कीजिए, तभी आप के ये जो बेसिक्स कंसेप्ट है वो क्लियर होंगे। इसके बाद बात करते हैं इट्स यूजफुल टू वॉक इन द मॉर्निंग। इट्स यूजफुल। अब देखिए टू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। आपका यहां पर इन भी प्रीपोजिशन है और मॉर्निंग भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और यूजफुल आपका क्या होता है? यूजफुल आपका क्या है? एडजेक्टिव है। यूजफुल आपका एडजेक्टिव है। इट्स क्या है? इट्स भी एडजेक्टिव है। क्या दो एडजेक्टिव साथ में आ सकते हैं? क्या दो एडजेक्टिव बिना किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ में आ सकते? जब इन्हें अब ये किसकी विशेषता बताएंगे? यहां पर वो नाउन या प्रोनाउन ही नहीं है जिसकी विशेषता बताएंगे, अर्थात इस सेंटेंस में गलत यूज हुआ है। और दूसरी बात इस सेंटेंस में कहीं भी मैन वर्ब नहीं है। कोई सेंटेंस ऐसा नहीं हो सकता जिसमें मैन वर्ब ना हो, क्योंकि मैन वर्ब जैसे गाड़ी का इंजन होता है इस तरह से सेंटेंस में कार्य करती है। पूरे सेंटेंस की जान होती है मैन वर्ब। अगर सेंटेंस में मैन वर्ब ही नहीं होगी तो सेंटेंस का फॉर्मेशन ही नहीं हो सकता। इसलिए यहां पर इट्स आपका बिल्कुल गलत यूज किया गया। इसकी जगह पर होगा इट्स एपोस्ट्रोफी एस, यानी कि इट इज। इट इसमें सब्जेक्ट होगा और इज आपकी लिंकिंग वर्ब की तरह यानी कि मैन वर्ब की तरह से कार्य करेगी, तब आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा। अर्थात इसकी जगह पर आपका होगा इट एपोस्ट्रोफी एस। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू शुड कट इट्स नेल बिफोर इट हर्ट यू। तुम्हें इसके नाखून काट देने चाहिए इससे पहले कि यह तुम्हें हर्ट करे, चोट पहुंचाए। इसके बाद यहां पर शुड क्या होगा?
शुड आपका है मॉडल है और कैसे काम करेगा आपका हेल्पिंग वर्ब की तरह से। और कट क्या होगा, कट यहां पर मैन वर्ब होगा। और इसके बाद देखिए इट इज, बिफोर क्या होगा, बिफोर यहां पर कंजक्शन होगा, बिफोर यहां पर कंजक्शन होगा। और इट क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट होगा और हर्ट आपकी मैन वर्ब होगी और यू इस क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट होगा। अब यहां पर यू क्या होगा, यू भी सब्जेक्ट होगा। एक सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर यहां पर है, एक सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर यहां पर है। बिफोर क्या है आपकी कंजक्शन है। अब ये बताइए जब यहां पर दो सब्जेक्ट और वर्ब के पेयर हैं, अगर मैंने यहां पर इट इज लगाया तो एक सब्जेक्ट और वर्ब हो गया, अर्थात हमें तीन सब्जेक्ट और वर्ब के पेयर हो जाएंगे। और मुझे यहां पर इन्हें जोड़ने के लिए दो कंजक्शन चाहिए, क्योंकि दो क्लाउज को जोड़ने के लिए एक कंजक्शन चाहिए और तीन क्लाउज को जोड़ने के लिए दो कंजक्शन चाहिए। यहां पर बिफोर सिर्फ एक कंजक्शन है, अर्थात ये यहां पर गलत यूज हुआ है। इसकी जगह पर क्या होगा, इट्स होगा। ये ITS इसकी जगह पर ये आएगा, तभी जाकर ये सेंटेंस आपका कंप्लीट होगा। अगर आप अर्थ से देखना चाहते हैं, मीनिंग से देख तब भी देख सकते हैं। यू शुड कट इट्स नेल, अर्थात इट्स नेल, इसके नाखून, यानी कि इट्स ने किस पर पोजीशन बनाया, नेल पर। नेल क्या आपका नाउन है, नाउन है तो क्या उससे पहले क्या आएगा, उससे पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज होगा, अर्थात यहां पर इट्स यूज होगा, न कि इट इज, यानी कि इट अपॉस्ट्रोफी एस यूज नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, इट्स ए वेरी इजी क्वेश्चन सो यू शुड सोल्व इट क्विकली। यहां पर देखिए आपका, यहां पर इट्स क्या है, इट्स आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और यहां पर क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस आपका एक नाउन है। और यहां पर यू क्या है आपका सब्जेक्ट है। शुड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब की तरह से कार्य कर रही है। सोल्व इसका क्या हो, सोल्व यहां पर मैन वर्ब होगी। सोल्व व्हाट, इट क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट होगा। और क्विकली क्या होगा, हाउ सोल्व हाउ, यानी क्विकली क्या होगा, क्विकली यहां पर क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। वर्ब से हाउ का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। ये चीजें हम अपने एडवर्ब वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जब हमने इसका बेसिक्स पढ़ाया था। इसलिए अगर आपको ये चीजें अच्छे से नहीं क्लियर हो रही हैं, तब आप प्रीवियस लेक्चरों को देखिए, वरना ये चीजें आपकी क्लियर नहीं होंगी। अब यहां पर क्विकली क्या होगा, क्विकली आपका एडवर्ब होगा। कौन सा एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। इसके बाद यहां देखिए आप, सो क्या है, सो यहां पर आपका कंजक्शन होगा। सो यहां पर आपका कंजक्शन होगा, अर्थात कंजक्शन किस लिए यूज किया जाता है, कंजक्शन दो क्लाउज का, दो वर्ड को आपस में जोड़ता है। यहां पर दो वर्ड तो है नहीं, इसलिए यहां पर दो क्लाउज होने चाहिए, अर्थात दो सब्जेक्ट और वर्ब के जोड़े होने चाहिए, पेयर होने चाहिए, तब जाकर यहां कंजक्शन यूज हुई होगी। और आप पहले पार्ट में देखिए सेंटेंस के, क्वेश्चंस क्या है आपका नाउन है। और इजी क्या है, इजी आपका एडजेक्टिव, और किस प्रकार का एडजेक्टिव है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, क्वेश्चंस की क्वालिटी बताने वाला। और वेरी क्या होगा, वेरी आपका एडवर्ब होगा। और कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा, जिसने इजी को क्वालिफाई किया है, इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया, ये क्या होगा आपकी एडवर्ब होगा। और ए एंड द क्या होते हैं, ये आपके आर्टिकल होते हैं। अब जब आपने कंजक्शन यूज की है तो यहां पर दो क्लाउज होनी चाहिए, और सेंटेंस में सिर्फ एक क्लाउज बन रहा है, क्योंकि इस सेंटेंस में क्लाउज बनाने के लिए मैन वर्ब होनी चाहिए, मैन वर्ब और सब्जेक्ट होना चाहिए। और इस सेंटेंस में मैन वर्ब और सब्जेक्ट पहले पार्ट में मिसिंग है, इसलिए यहां पर इट्स नहीं यूज होगा, इट की जगह पर इट एपिस्ट्रोफी एस होगा, जिसका मीनिंग होता है इट इज, अर्थात इट और इज, यानी कि इसमें सब्जेक्ट भी होगा और मैन वर्ब भी होगी। तब पहले पार्ट में इट इज ए वेरी इजी क्वेश्चन, यानी कि इसमें आपका सब्जेक्ट भी बन जाएगा और मैन वर्ब भी बन जाएगी। अब आपका पूरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही होगा। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, सबसे पहले इफ द डूअर एंड रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज द सेम पर्सन और थिंग देन यूज द रिसीवर इन रिफ्लेक्सिव केस। अगर किसी डूअर क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं आप, डूअर, यानी कर्ता, कार्य को करने वाला। रिसीवर क्या होता है, कार्य का रिसीवर, एक्शन का रिसीवर, अर्थात ऑब्जेक्ट। और एक्शन क्या होता है, एक्शन होता है वर्ब, यानी कि कार्य, यानी कि सेंटेंस में जो कार्य हुआ उसे क्या बोल सकते हो आप, वर्ब बोल सकते हो। अगर किसी कार्य का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, सेम पर्सन और थिंग,
सेम पर्सन और थिंग, तो उसमें क्या करते हैं हम, रिसीवर को अर्थात ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्सिव केस में यूज करते हैं जब किसी काम का कर्ता और जिस पर काम किया जाएगा वो सेम हो, वो एक ही बंदा हो, तो उसे उस समय क्या यूज करते हैं हम, रिसीवर को रिफ्लेक्सिव केस में यूज करते हैं। जैसे इन सेंटेंस को देखिए, पहला सेंटेंस सी किल्ड हर और दूसरा सेंटेंस सी किल्ड हरसेल्फ। क्या इन सेंटेंस में कोई डिफरेंस है? ध्यान से देखिए, सी किल्ड हर, सी किल्ड, किल्ड क्या होगा, आपकी मैन वर्ब होगी, और सी क्या होगा, इसका सब्जेक्ट होगा, और हर क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट होगा। क्या यहां पर सी और हर दोनों एक ही हैं? नहीं, यहां पर दोनों अलग अलग हैं। उसने उसे मार डाला, अर्थात यहां पर मारने वाला और मरने वाला दोनों अलग अलग हैं। इससे हमें पता चला कि दोनों अलग अलग हैं। लेकिन सेकंड सेंटेंस देखिए, किल्ड क्या होगा, आपकी किल्ड आपकी मैन वर्ब होगी, और सी क्या होगा, आपका सब्जेक्ट होगा, और हर सेल्फ क्या होगा, हर सेल्फ इसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब यहां पर देखिए, सी किल्ड हर सेल्फ, यहां पर रिसीवर को रिफ्लेक्सिव केस में यूज किया गया है, यानी ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्सिव केस में यूज किया गया है। या ऑब्जेक्ट को जब रिफ्लेक्सिव केस में यूज करते हैं, यानी कि काम का डूअर और रिसीवर, यानी काम का कर्ता और जिस पर कार्य किया जाएगा वो दोनों एक ही होते हैं। अर्थात इस सेंटेंस का अर्थ निकलेगा सी किल्ड हरसेल्फ, उसने अपने आप को मार डाला। यानी कि हमें पता लगा कि मारने वाली भी वो है और मरने वाली भी वो ही है, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों है। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो उस समय रिसीवर को हम रिफ्लेक्सिव केस में यूज करते हैं। इसके बाद बात करते हैं इनके सब्जेक्टिव और रिफ्लेक्सिव, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक केस की। अब आई का सब्जेक्ट, आई क्या होता है, फर्स्ट आई और भी फर्स्ट पर्सन में आते हैं, तो इस आई का सब्जेक्टिव केस आई होगा और इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होगा, जबकि इसका रिफ्लेक्सिव केस माई सेल्फ होगा। रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक केस दोनों सेम होते हैं, इसका रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक केस माई सेल्फ होगा। इसके बाद वी का सब्जेक्टिव केस वी होगा और इसका ऑब्जेक्टिव केस अस होगा और इसका रिफ्लेक्सिव केस अवरसेल्व्स होगा। और यू का सब्जेक्टिव केस यू ही होगा, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन में आते हैं, यू का सब्जेक्टिव केस यू होगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होगा, और इसका रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक केस योरसेल्फ या योरसेल्व्स होगा। इसके बाद बात करते हैं थर्ड पर्सन की, ही सी इट दे, ये सब थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आते हैं। इन बातों को हम इसके प्रोनाउन के लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं, जब हमने प्रोनाउन का चैप्टर स्टार्ट कराया था। अगर आप ये चीजें नहीं समझ पा रहे हैं तो वहां से इसे देखना शुरू कीजिए। अर्थात सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि आप लेक्चर 1 से देखिए, बेसिक से स्टार्टिंग से देखिए, तब जाकर आपकी इस पर अच्छी पकड़ बनवाए और अपने नोट्स हैंड रिटन नोट्स खुद से तैयार कीजिए। इसमें टाइम तो लगेगा लेकिन आपके लिए वर्थ इट होगा। इस बात को मैं हर लेक्चर में आपको बोल रहा हूं। और पहली बार आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, उसके बाद वीडियो को दोबारा देखिए और फिर नोट्स तैयार कीजिए। पहली बार में आपको नोट्स तैयार नहीं करने हैं, पहली बार में आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है। उसके बाद जब आप उसे दोबारा देखेंगे अच्छे से समझकर, तब जाकर आपको दोबारा उसके नोट्स तैयार करने हैं। अगर 2 बार समझना तो वीडियो को 3 बार देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखिए, मैं पर्सनली उनका जवाब दूंगा कि यहां पर आंसर क्या होगा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम कोई भी डाउट इसमें आता है। अब यहां पर देखिए, अब ही का सब्जेक्टिव केस ही होता है और इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, और इसका रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक केस हिमसेल्फ होता है। इसके बाद सी का सब्जेक्टिव केस सी होता है और इसका ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, और इसका रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक केस आपका हर सेल्फ होता है। इसके बाद बात करते हैं इट की। इट का सब्जेक्टिव केस इट होता है और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी इट होता है, जबकि इसका रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक केस और वो आपका इट सेल्फ होता है। इसके बाद बात करते हैं दे की। दे का सब्जेक्टिव केस दे होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस देम होता है और इसका रिफ्लेक्सिव केस देमसेल्व्स होता है। ये हमने पढ़ लिए यहां पर सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक केस। इसके बाद इन सेंटेंस को देखते हैं। सी इंट्रोड्यूस हर, इस सेंटेंस में इंट्रोड्यूस क्या आपकी मैन वर्ब और हर क्या है इसका ऑब्जेक्ट और सी क्या है आपका सब्जेक्ट। अब यहां पर सी इंट्रोड्यूस हर, उसने उसे इंट्रोड्यूस कराया, यहां पर डूअर और रिसीवर दोनों अलग अलग हैं
और नेक्स्ट सेंटेंस, सी इंट्रोड्यूस हर सेल्फ, यहां पर इंट्रोड्यूस आपकी मैन वर्ब है और हर सेल्फ इसका ऑब्जेक्ट है और सी इसका सब्जेक्ट है। सी इंट्रोड्यूस हर सेल्फ यानी कि उसने खुद को इंट्रोड्यूस करा। यहां पर इंट्रोड्यूस करने वाली भी वो ही है और जिसका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा वो भी वो ही है, यानी कि डूअर और रिसीवर दोनों है। जब डूअर और रिसीवर दोनों एक ही हो तो वहां पर क्या यूज करेंगे, रिसीवर को हम रिफ्लेक्सिव केस में यूज करेंगे। जब काम को करने वाला और जिस पर काम किया जाएगा दोनों एक ही पर्सन हो तो उस समय पे हम रिसीवर को रिफ्लेक्सिव केस में यूज करते हैं। इसके बाद बात करते हैं, और ये हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के स्थान पर ही यूज होंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, सी अडेप्टेड हर टू द न्यू ऑफिस। सी अडेप्टेड, अडेप्ट का अब यहां पर देखते हैं, एक वर्ड होता है आपका अडेप्ट, एक वर्ड आपका अडेप्ट होता है। अडेप्ट क्या होता है, अडेप्ट आपका वर्ब होता है और जिसका मीनिंग क्या होता है, ढालना, यानी कि ढालना। इसके बाद एक वर्ड आपका अडेप्ट होता है, इसमें यहां पर ए आता है, इसमें यहां पर ई आता है। ये क्या होता है, ये आपका एडजेक्टिव होता है और इसका मीनिंग होता है स्किलफुल या कुशल, कोई कार्य करने में कुशल यानी कि कुशल। और तीसरा वर्ड आपका एडोप्ट होता है, तीसरा वर्ड आपका एडोप्ट होता है। एडोप्ट आपकी वर्ब होती है और इसका मतलब होता है गोद लेना। अब ये तीनों वर्ड होते हैं, इन्हें अच्छे से क्लियर कर लिए। पहला वर्ड अडेप्ट होता है, जो वर्ब होता है जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसका मीनिंग होता है ढालना, और दूसरा वर्ड भी अडेप्ट होता है। दोनों बोलने में सेम होते हैं लेकिन वो एडजेक्टिव होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, कुशल होता है। दोनों की स्पेलिंग में सिर्फ ए और ई का डिफरेंस है। इसके बाद थर्ड वर्ड होता है एडोप्ट होता है, जो वर्ब होता है और जिसका मतलब होता है कि गोद लेना। इसके बाद यहां पर देखिए, सी अडेप्टेड हर टू द न्यू ऑफिस। अडेप्ट, अडेप्ट क्या आपकी मैन वर्ब है, उसने ढाला। अडेप्ट करने या आप डालने का काम खुद पर अपने आप को ही तो ढालोगे आप। सी अडेप्ट यानी सी अडेप्टर, उसने उसे डाला, ऐसा थोड़ी होगा। आप खुद को डाल सकते हो, आप किसी और को थोड़ी डाल सकते हो। तो यहां पर क्या होगा, हर की जगह पर जब डूअर और रिसीवर दोनों सेम है तो यहां पर आप हर सेल्फ का यूज करोगे, न कि हर का। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, सी सब्जेक्ट और टू प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट, और न्यू क्या होगा, न्यू यहां पर एडजेक्टिव होगा, इसे क्वालिफाई करने वाला क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, द पुअर वुमेन किल्ड हरसेल्फ एंड हर चिल्ड्रन। इस सेंटेंस में किल्ड आपकी मैन वर्ब होगी और वुमेन क्या होगी, वुमेन इसका सब्जेक्ट होगा और पुअर आपका एडजेक्टिव होगा यहां पर। अब देखिए यहां पर, सी द पुअर वुमेन किल्ड हरसेल्फ एंड हर चिल्ड्रन, यानी कि मारने वाली भी वो है और मरने वाली भी, यानी कि गरीब औरत ने खुद को और अपने बच्चों को मार डाला, यानी मारने वाली भी वो है और मरने वाली भी वो है। यहां पर हर चिल्ड्रन, और ये क्या होंगे इसके, हरसेल्फ और चिल्ड्रन क्या होंगे, इसके ऑब्जेक्ट होंगे और एंड आपका कंजक्शन होगा। हर यहां पर चिल्ड्रन पर पोजीशन बनाने वाला पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, आई कांट पुट मी इन डेंजर। आई कांट पुट मी इन डेंजर, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, नो एरर सेंटेंस है, क्योंकि मारने वाली भी वो है और मरने वाली भी वो, इसलिए यहां पर क्या किया, ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव केस में रखा गया है। अब यहां आई कांट पुट मी इन डेंजर फॉर यू एज आई हार्डली नो यू। इस सेंटेंस को देखिए, यहां पर क्या होगा, आई सब्जेक्ट होगा, कांट यहां पर कैन क्या होगी, कैन की क्या होगी यहां पर मॉडल होगी और हेल्पिंग वर्ब की तरह से कार्य करेगी। और नोट आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन होगा और पुट क्या होगा, पुट मैन वर्ब होगा और मी क्या होगा इसका, किसे पुट किया, खुद को, ये ऑब्जेक्ट होगा। जब काम को करने वाला और जिस पर काम, मैं खुद के लिए, मैं आई कांट पुट मी इन डेंजर, मैं खुद को खतरे में नहीं डाल सकता, फॉर यू तुम्हारे लिए, एज आई हार्डली नो यू, मैं तुम्हें बहुत कम जानता हूं। आई कांट पुट मी इन डेंजर फॉर यू एज आई हार्डली नो यू, मैं अपने आप को तुम्हारे लिए खतरे में नहीं डाल सकता, एज आई हार्डली, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत कम जानता हूं। अब यहां पर देखिए आप, इन प्रीपोजिशन होगा, क्या होगा इसका ऑब्जेक्ट होगा, और फॉर भी यहां पर प्रीपोजिशन होगा और यू इसका
ऑब्जेक्ट होगा, इज आपका कंजक्शन होगा, आई क्या होगा, आई सब्जेक्ट होगा, नो आपकी मैन वर्ब होगी, और हार्डली क्या होगा, कैसे जानता, हाउ, हाउ नो, तो हार्डली क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, क्योंकि वर्ब से हाउ का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, और यू क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट होगा। अब यहां पर देखिए, क्योंकि पुट मी इन डेंजर, मैं खुद को खतरे में, क्योंकि डालने वाला भी वो ही है और जिसे डाला जाएगा खतरे में वो भी वो ही है, दोनों सेम ही है, यानी डू और रिसीवर सेम है, इसलिए यहां रिफ्लेक्सिव किया जाए। आई कांट पुट मी की जगह पर क्या यूज होगा, माई सेल्फ, आई का रिफ्लेक्सिव केस, क्योंकि डालने वाला और जिसे खतरे में डाला जाएगा वो दोनों एक ही पर्सन है, इसलिए ये क्या होंगे, ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्सिव केस में यूज करेंगे। इसके बाद इंफेटिक प्रोनाउन को देखते हैं, नहीं इस सेंटेंस को देखते हैं, माई सेल्फ इज अमित, माई सेल्फ इज अमित, ऐसे जब भी आपसे कोई कहता है कि अपना इंट्रोडक्शन दो, आप कहते हैं माई सेल्फ इज अमित, माई सेल्फ इज रोहन, ऐसा बोलते हो, लेकिन ऐसा कहना गलत है। जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होते हैं, सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं, वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज होते हैं, और दूसरी बात, जब डूअर और रिसीवर सेम हो तब जाकर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज करते हैं, इसलिए आप ऐसा नहीं बोल सकते माई सेल्फ इज अमित, इसकी जगह पर आप क्या बोलोगे, आई एम अमित या माई नेम इज अमित, ये सेंटेंस आपके करेक्ट होंगे। ये इनफॉर्मल इंग्लिश में तो चल सकते हैं माई सेल्फ इज अमित, लेकिन फॉर्मल इंग्लिश में इनका यूज नहीं हो, फॉर्मल इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये सरासर गलत है। इसके बाद पढ़ते हैं अपना इंफेटिक प्रोनाउन, इट इज यूज्ड टू एम्फसाइज दैट द एक्शन वाज डन बाय द सब्जेक्ट हिमसेल्फ, इट इज यूज, इसका प्रयोग किया टू एम्फसाइज दैट द एक्शन वाज डन, कि कार्य किया गया, बाय द सब्जेक्ट, की कर्ता के द्वारा खुद ये कार्य किया गया, कि कर्ता ने खुद, ये इस बात पर जोर डालने के लिए यूज किया जाता है कि सब्जेक्ट ने खुद ये कार्य किया, यानी कि सब्जेक्ट को एम्फसाइज करने के लिए इंफेटिक प्रोनाउन का यूज किया जाता है। अब इन सेंटेंस को देखिए, आई सा माई सेल्फ, इस सेंटेंस आई सा, आपकी मैन वर्ब होगी और माई सेल्फ क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट होगा, और आई क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा, आई सा माई सेल्फ, यानी कि देखने वाला भी आई और जिससे देखा जाएगा वो भी आई, यानी डूअर और रिसीवर सेम है, तो इसका यहां पर हिंदी मीनिंग क्या होगा, मैंने खुद को देखा, मैंने खुद को देखा, इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग होगा मैंने खुद को देखा, इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस होगा आपका आई माई सेल्फ सा यू, यहां पर सा क्या होगा, सा अपनी मैन वर्ब होगी और यू क्या होगा, उसका ऑब्जेक्ट होगा इस सेंटेंस में, और आई क्या होगा, यहां पर सब्जेक्ट होगा, और माई सेल्फ क्या होगा, माई सेल्फ यहां पर इंफेटिक प्रोनाउन होगा, अर्थात आई माई सेल्फ, मैंने खुद तुम्हें देखा, मैंने खुद तुम्हें देखा। अगर कोई ऐसी घटना होती है, एक बंदा कहता है कि मैं तो वहां नहीं था, मैं तो नहीं था, अब वो जो दूसरा बंदा वो कहता है मैंने खुद तुम्हें देखा, मैंने खुद, यानी कि सब्जेक्ट को एम्फसाइज करने के लिए, यानी कि अपनी बात पर जोर डालने के लिए इस चीज का यूज किया जाता है इंफेटिक प्रोनाउन का, कि मैंने खुद तुम्हें देखा, यानी कि उसने अपनी बात पर जोर डाला है और इसे एम्फसाइज किया है कि मैंने खुद तुम्हें देखा। अब यहां पर माई सेल्फ क्या होगा, माई सेल्फ आपका इंफेटिक प्रोनाउन होगा, लेकिन ये प्रोनाउन तो होगा लेकिन प्रोनाउन की तरह से कार्य नहीं करेगा, क्योंकि दो प्रोनाउन कभी भी साथ साथ नहीं आ सकते, यानी कि जब, अब क्या होगा, ये दोनों प्रोनाउन कभी भी साथ यूज नहीं हो सकते, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, यहां पर अलग अलग काम करना पड़ेगा। ये कैसे यूज होगा, ये यहां पर एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा, नाम तो इसका प्रोनाउन है लेकिन इसका प्रोनाउन वाला कोई काम नहीं, क्योंकि प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकता है, सब्जेक्ट यहां पहले ही है सेंटेंस में, प्रोनाउन आपका क्या बन सकता है, प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट इसमें यू है, प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है। अब टू यहां पर प्रीपोजिशन का इस सेंटेंस में कहीं नहीं, इसलिए प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। प्रोनाउन क्या बन सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, इस सेंटेंस में कहीं भी लिंकिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं, इसलिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नहीं होगा। प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है जब सेंटेंस में कहीं भी क्या आपको इसके अलावा कोई और वर्ड है यू के आगे जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो, नहीं,
तो प्रोनाउन का कोई भी कार्य ये यहां पर नहीं कर रहा है, अर्थात ये क्या होगा, यहां पर एडजेक्टिव की तरह से कार्य करेगा। और ये किसको क्वालिफाई करेगा, किसकी विशेषता, आई की विशेषता, कि मैंने खुद तुम्हें वहां देखा, तो मैंने खुद तुम्हें देखा, इस सेंटेंस का मीनिंग ये होगा। और आई क्या होगा, आई यहां पर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होगा नहीं लेकिन एडजेक्टिव की तरह से कार्य करेगा। जैसे मैं बोलता हूं आपको राहुल मोम, राहुल्स मदर, यानी कि यहां पर क्या होगा, राहुल क्या आपका, राहुल आपका नाउन है, और मदर क्या है, मदर भी आपकी नाउन है, लेकिन यहां पर नाम तो राहुल है लेकिन है तो नाउन, लेकिन कार्य कैसे कर रहा है, ये यहां पर एडजेक्टिव की तरह, यानी कि क्या कर रहा है, ये इस पर पोजीशन यानी इस पर अधिकार बना रहा है, यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। जैसे अगर हम कह दे कि सूर्यदेव प्रताप सिंह, नाम तो किसी बंदे का सूर्यदेव प्रताप सिंह है, लेकिन वजन कितना, वजन उसका 25 किलो, यानी कि खोदा पहाड़ निकली चूहा, यानी कि नाम तो इसका नाउन है लेकिन नाउन वाला कोई काम नहीं कर रहा है, ये काम कर रहा है किसकी तरह, पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह, लेकिन इसे एडजेक्टिव कहेंगे नहीं, लेकिन उसी की तरह से कार्य कर रहा है। ये राहुल का पोजीशन किस पर बना है, उसकी मदर पर, उसका अधिकार जता है कि राहुल की मां है ये, राहुल्स मदर, यानी कि राहुल का पोजीशन किस पर बना रहा है, उसकी मदर पर। इसी प्रकार है तो ये यहां पर प्रोनाउन, लेकिन कार्य कैसे कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह से। चलो दोस्तों, आज अपने लेक्चर को यहीं पर रखते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्सिव और इंफेटिक पर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और इनसे एरर कैसे बनते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, इसलिए इन लेक्चरों को स्टार्टिंग से देखिए जिससे आपके बेसिक्स क्लियर हो सके और आपकी इंग्लिश पर एक अच्छी पकड़ बन सके। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है, इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।